Good afternoon. Today we discuss about the menopause. Now we come on introduction. In introduction, menopause literally means the end of monthly cycles from the Greek word. The word that is derived from Greek word. It means poiesis means cessation and the root mean means month. It means end of monthly cycle. Menopause is an unavoidable change that every woman will experience. The date of menopause in human female is formally medically defined as the time of the last menstrual period. ठीक है कि इट मीन्स कि जो मेनोपॉज होता है उसके जो चेंजेस होते हैं वह एवरी वुमन को नोट करने पड़ते हैं, उसके अंदर डेवलप होते हैं. नेक्स्ट वी कम ऑन डेफिनेशन. Menopause means permanent cessation of menstruation at the end of reproductive life due to loss of ovarian follicular activity. It is the point of time when last and final menstruation occur. इट मीन्स मेनोपॉज का मतलब होता है कि परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और मेंस्ट्रुअल साइकिल के सीजेशन होने का मतलब क्या होता है कि जो ओवेरी है उसके अंदर ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उसका एंड हो गया है. इट मीन्स जो उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसका एंड हो गया है. Menopause is the permanent cessation of the primary function of the human ovaries. ठीक है, इट मीन्स मेनोपॉज का मतलब होता है कि परमानेंट सीजेशन किसका, ह्यूमन ओवेरी का. ह्यूमन ओवेरी का फंक्शन सीज होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह एब्सेंट हो जाता है और साथ में वुमेन जो है वो अनेबल टू चाइल्ड बियरिंग रहेगा. इट मीन्स उसके अंदर जो ओवेरी जो मेनली ओवम प्रोड्यूस करती है ये वाला फीचर्स भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाता है. नेक्स्ट है एज ऑफ मेनोपॉज. एज ऑफ मेनोपॉज मेनली जेनेटिकली डिटरमाइन होती है, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग और माल न्यूट्रिशन की वजह से अर्ली मेनोपॉज डेवलप होगा. और मेनोपॉज की एज जो है 45 to 55 ईयर्स रहती है और इसकी जो एवरेज एज है वह रहती है 50 ईयर्स के अंदर. उसके बाद अपन पढ़ते हैं फेजेस ऑफ मेनोपॉज या फेजेस ऑफ वुमन लाइफ अपन बात कर सकते हैं. फर्स्ट होता है प्री मेनोपॉज. प्री मेनोपॉज के अंदर क्या होता है कि जो वुमेन की जो बिफोर मेनोपॉज की जो लाइफ होती है जिसके अंदर रेगुलर पीरियड होता है, चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी रहती है और सेक्स हार्मोन का प्रॉपरली सिक्रेशन होता है और वह भी बैलेंस में, उसको बोलते हैं प्री मेनोपॉज. फिर उसके बाद होता है सेकंड पेरीमेनोपॉज. नेक्स्ट पेरीमेनोपॉज. Perimenopause can begins 8 to 10 years prior to menopause with the ovaries gradually producing less estrogen. Perimenopause के टाइम पे क्या होता है, इसका पीरियड जो है जैसे कि वुमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम है उससे 10 साल पहले स्टार्ट हो जाता है पेरीमेनोपॉज. इसके अंदर जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन धीरे धीरे कम होता है. साथ में वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन अगर कम है तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वह भी धीरे धीरे कम हो जाता है और उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो वुमेन की रहेगी वह भी कम हो जाएगा. और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी अबनॉर्मलिटीज़ आती है, जैसे कि साइकिल जो है वह लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है.
फिर नेक्स्ट होता है मेनोपॉजल फेज। मेनोपॉजल फेज जो है, इट इज़ द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। द एज ऑफ मेनोपॉज रेंज बिटवीन 45 to 55 years. Menopause refer to a specific period and that is your last period once you have gone through a period of 12 consecutive months without experiencing a menstrual cycle. The ovaries stop releasing egg. मेनोपॉजल फेज जो होती है वह जब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा उसके बाद कंटिन्यू 12 मंथ्स, इट मीन्स 1 साल तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है, इस पीरियड को अपन बोलेंगे मेनोपॉजल फेज। ये मेनली 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज के अंदर आता है। इस टाइम पे ओवेरी जो है वह अपना जो सिक्रेशन रहेगा एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, उसको कम कर देती है या स्टॉप कर देगी। नेक्स्ट पोस्ट मेनोपॉजल। पोस्ट मेनोपॉजल टाइम जो 12 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट था, यह फेज आती है मेनोपॉजल में। इसके जस्ट बाद 12 मंथ के बाद अगर जो अमेनोरिया कंडीशन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज का टाइप जो है डिपेंड ऑन कोज और टाइमिंग ऑफ द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन पर रहेगा। फर्स्ट होता है नेचुरल मेनोपॉज। नेचुरल जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस जो रहेगी उसके फंक्शन लॉस होने पे अकॉर्डिंग टू एज और जेनेटिकली डिसाइड होके अगर मेनोपॉज आता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल मेनोपॉज। फिर सेकंड है प्री मैच्योर और अर्ली मेनोपॉज। प्री मैच्योर और अर्ली मेनोपॉज का मीन्स है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कि नॉर्मल अपन बात करते हैं 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज के अंदर आता है। अगर उससे पहले 35 या 40 ईयर्स के अंदर अगर मेनोपॉज आता है तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर और अर्ली मेनोपॉज। नेक्स्ट होता है सर्जिकल और इंड्यूस्ड मेनोपॉज। सर्जिकल मीन्स कि अगर हिस्टेरेक्टोमी या ओवेरी की कोई सर्जरी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टॉप होता है तो उसको बोलते हैं सर्जिकल मेनोपॉज। नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है? फर्स्ट, नेचुरल डिक्लाइन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। नेचुरल डिक्लाइन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो अपन ने बताया था, इसके अंदर जैसे कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस, एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन का सिक्रेशन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब हार्मोन जो हैं अगर इनका डिक्रीज हो जाते हैं तो मेनोपॉज डेवलप होता है। हिस्टेरेक्टमी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। थर्ड, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। इसकी वजह से ओवेरी जो है वह अपना वर्कआउट नहीं करती, तब मेनोपॉज डेवलप होता है। नेक्स्ट, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी सिंड्रोम में क्या होता है कि ओवेरी जो है वह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं करती तो ओवम का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता और ओव्यूलेशन प्रोसेस जो है वह भी टाइम से नहीं होगा, ठीक है, या एब्सेंट रहता है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आता नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। रिमूवल ऑफ द ओवेरी की वजह से क्या होगा, इसको बोलते हैं ओफेरेक्टमी। इससे क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी सिक्रेशन नहीं होगा। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह एब्सेंट रहेगा। अब नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनोपॉजल ट्रांजिशन। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन
ध्यान से डायग्राम देखेंगे। फर्स्ट जो है फॉलिकुलर डिप्लीटेशन होता है। क्लियर? अपन इस पूरे डायग्राम को देख के देखते हैं कि फर्स्ट जो है अर्ली मेनोपॉजल ट्रांजिशन फीचर्स आएंगे, फिर उसके बाद मेनोपॉजल और उसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल फीचर्स डेवलप होंगे। अब फर्स्ट क्या होता है? फॉलिकुलर डिप्लीटेशन। फॉलिकुलर डिप्लीटेशन को अपन हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गॉनेडल एक्सिस की तरफ से देखेंगे। इसके अंदर क्या होगा? डिक्रीज नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन FSH, ठीक है, एंड इंक्रीज इन FSH ऑल्सो डायमिन्स्ड इनहिबिन। इनहिबिन क्या होगा? कम होगा। इसकी वजह से डिस्टर्ब्ड फॉलिकुलोजेनेसिस होगा, और डिस्टर्ब फॉलिकुलोजेनेसिस की वजह से एनओव्यूलेशन, ओलाइगो ओव्यूलेशन और प्रीमेच्योर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट या कॉर्पस ल्यूटियल इनसफिशिएंसी फीचर्स डेवलप होंगे। इससे डिक्रीज रिक्रूटेड फॉलिकल्स होगा। उससे क्या होगा? ग्रेनुलोसा सेल का जो सिलेक्शन है वह कम होगा। इनहिबिन भी कम हुआ और एस्ट्रेडियोल का सिक्रेशन भी कम होगा। और डिक्रीज एंटी मुलेरियन हार्मोन। जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है यह मेनली ग्रेनुलोसा सेल है ना, इन ओवेरियन फॉलिकल होता है, उसका सिक्रेशन भी कम होगा। यह मेन इंडिकेटर्स होता है फॉलिकुलर रिजर्व का। एस्ट्रेडियोल के सिक्रेशन कम होने की वजह से LH, ठीक है, FSH और LH का लेवल इंक्रीज होता है, और SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसकी वजह से ओवरऑल डिक्रीज इन एंड्रोजन बट मेंटेन रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है? जो नॉर्मल एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है उससे तो एंड्रोजन का लेवल सिक्रेशन कम होगा, लेकिन जो LH हार्मोन के कंटिन्यू सिक्रेशन की वजह से एंड्रोजन का जो लेवल है वह इंक्रीज हो जाएगा। मेनली एंड्रोस्टेनेडियोन एंड टेस्टोस्टेरियोन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा। और साथ में क्या होता है कि जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ से एंड्रोजन का कन्वर्सेशन एस्ट्रोन के अंदर भी कम हो जाएगा। इनहिबिन बी के सिक्रेशन कम होने की वजह से डिक्रीज नेगेटिव फीडबैक ऑन पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, तो इंक्रीज FSH। इंक्रीज FSH होने की वजह से अर्लियर फॉलिकल रिक्रूटमेंट, जल्दी से फॉलिकल्स का रिक्रूटमेंट होगा, और फॉलिकल्स के रिक्रूटमेंट होने की वजह से अर्ली फॉलिकुलर रिक्रूटमेंट होने की वजह से क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? अब ये इसी के जस्ट अर्ली मेनोपॉज ट्रांजिशन में नीचे अपन ने हार्मोन का देखा है FSH और LH का, तो इसके अंदर FSH कम है और LH का सिक्रेशन ज़्यादा है। अब अपन इधर बात करते हैं रिक्रूटेड फॉलिकल अगर कम है तो ओव्यूलेशन भी कम होगा। ओव्यूलेशन कम होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम इसका लेवल भी कम होगा। कॉर्पस ल्यूटियम अगर कम टाइम के लिए रुका है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी सिक्रेशन कम होगा। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ तब क्या होगा? ब्लीडिंग जो है अब लाइटर होगी। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम के अंदर जो चेंजेस आने चाहिए थे, जितना थिकनेस डेवलप होना चाहिए था वह प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं कि एक नॉर्मल एस्ट्रेडियोल जो नॉर्मल वुमेन रहेगी बिफोर
मिनोपोज, तो उसके अंदर रहता है 50 to 300 पिकोग्राम पर ml। आफ्टर मिनोपोज जो है वो रह जाता है 10 to 20 पिकोग्राम पर ml। ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका लेवल भी कम रह जाता है, और साथ में जो प्रोजेस्टेरोन के जो अदर डेरिवेटिव्स हैं उनका भी लेवल कम रहेगा। अब अपन बात करते हैं तो लेंथिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी। अब इसके बाद अपन बात करेंगे मेनोपॉजल सिम्टम्स। तो मेनोपॉजल सिम्टम्स में फर्स्ट आता है वैसोमोटर सिम्टम्स। वैसोमोटर सिम्टम्स को जो वुमन फील करती है हॉट फ्लैश जो है सडन फीलिंग ऑफ हीट फॉलोड बाय प्रोफ्यूज स्वेटिंग, उसको बोलते हैं हॉट फ्लैश। पहले पसीना आता है, फिर कुटेनियस वैसोडाइलेटेशन होता है, उसकी वजह से कूलनेस रहेगी, इसीलिए बोलते हैं हॉट फ्लैश। ये जो है लो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से डेवलप होते हैं। ये मेनली 1 to 10 मिनट तक एक वुमेन फील करेगी, और ये मेनली जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, जहाँ पे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सेंटर भी रहता है, वह प्रॉपरली रेस्पॉन्स नहीं करता उसके लिए। इट मीन्स एस्ट्रोजन का सिक्रेशन के ऊपर वर्कआउट नहीं करता, इसीलिए डेवलप होगा। या कभी कभार क्या होता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, वह भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। सेकेंड अपन बात करते हैं यूरोजेनाइटल यूरोजेनाइटल मतलब जेनाइटल एंड यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पेल्विक मसल्स जो रहेगी या जो मसल्स मेम्ब्रेन यूरिथ्रा ब्लैडर वजाइना इस पर जो रहेगी, उसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है। इलास्टिसिटी लूज़ होने की वजह क्या रहती है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, है ना, एट्रोफिक एपिथेलियल चेंज जिसे बोलते हैं अपन। इसकी वजह से वुमन फील करती है डिस्पर्निया एंड डिसयूरिया। फिर अपन सेकेंड बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, बॉडी का जो बोन मास जो होगा उसका लॉस हो जाता है, और बोन जो है कैल्शियम की कमी की वजह से माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन रहेगा बोन के स्ट्रक्चर के अंदर, और वुमेन को ऑस्टियोपोरोसिस फील रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन लॉस है और साथ में कैल्शियम और विटामिन डी का भी लॉस रहता है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो रहेगी उसका वर्क भी इसके अंदर प्रॉपर नहीं रहेगा। वुमेन जो है बैक पेन, लॉस ऑफ हाइट एंड काइपोसिस के फीचर्स डेवलप करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है वह इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड बनता है, और वुमेन को इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज़ रहेंगे। नेक्स्ट होता है सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़। सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर फीचर्स आएंगे, वुमेन जो है डेमेंशिया फील करेगी। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेरिब्रल परफ्यूजन एंड जो उसका कॉग्निशन फैक्टर्स जो रहता है सेरिब्रल सिस्टम का, जो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से इम्प्रूव रहता है। अगर एस्ट्रोजन का विड्रॉल रहता है तो वुमेन कंप्लेन करती है डेमेंशिया एंड अल्जीमियर डिजीज़ का। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है वह रहते हैं इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, पुअर मेमोरी, डिप्रेशन, ये फीचर्स डेवलप रहेंगे। ये मेनली इसके अंदर क्या होते हैं, जो ऑपोइड न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं इनकी एक्टिविटीज़
जो होगी डिक्रीज हो जाएगी। एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज ऑपोइड न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी इन द ब्रेन एंड इज हेल्प टू इम्प्रूव मेमोरी फंक्शन, इसकी वजह से लॉस होगा। नेक्स्ट होता है स्किन एंड हेयर। स्किन एंड हेयर की अगर अपन बात करें तो वुमन जो है, स्किन वुमन की थिनिंग हो जाएगी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, रिंकलिंग ऑफ द स्किन, और जो स्किन के अंदर कोलेजन कंटेंट जो रहेगी उसका थिकनेस कम हो जाएगा, और वुमेन के माउथ के अराउंड जो पर्स स्ट्रिंग रिंकल्स दिखाई देंगे, और जो वुमेन की आइज़ हैं उसके वहाँ पे क्रो फिट अराउंड द आइज़ आर विजुअलाइज रहेगा। यह मेन एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से रहेगा, क्योंकि फेस के ऊपर ज़्यादा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो रहेंगे वह प्रेजेंट रहते हैं। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू हम स्किन में जो चेंजेस होते हैं या हेयर में जो चेंजेस होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। और हेयर के अंदर लॉस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर एंड स्लाइट बाल्डिंग वाले जो फीचर्स हैं वह डेवलप होंगे। और नेक्स्ट सेक्सुअल डिसफंक्शन रहेगा। फिर उसके बाद क्योंकि एट्रोफिक चेंजेस रहेंगे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें डेमेंशिया एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन ड्यू टू लॉस ऑफ एस्ट्रोजन। वैसोमोटर सिम्टम्स, इसके अंदर हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, स्लीप डिस्टर्बेंस वाले फीचर्स डेवलप होंगे। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में एट्रोपिक चेंजेस रहेंगे। एपिथेलियम जो है मोर प्रोन टू डैमेज एंड इन्फेक्शन। वजाइनल पीएच बिकम एल्कलाइन एंड नैरो इंटरोइटस। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, अर्जेंसी एंड डिस्यूरिया। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, पुअर मेमोरी, एंजाइटी, हेडेक, डिप्रेशन और डिस्पेसिया। नेक्स्ट स्किन एंड हेयर चेंजेस, पर्स स्ट्रिंग अराउंड माउथ, क्रो फीट around near to eyes, loss of skin elasticity gradually, loss of pubic and axillary hair and slight baldness. नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है फर्स्ट अपन को 12 मंथ तक कंटिन्यू क्लाइमेटिक पीरियड चेक करना है। मतलब अगर 12 मंथ तक कंटिन्यू अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता नहीं है, एब्सेंट रहता है, तो वी डिक्लेयर दिस वुमेन हैव मेनोपॉज। एवरेज एज जो मेनोपॉज की चेक करनी है 50 ईयर्स के अराउंड होना चाहिए। और जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं वह चेक करना है। वजाइनल साइटोलॉजी जिसके अंदर एट्रोफिक चेंजेस जो है वह चेक करना है। सीरम एस्ट्रेडियोल लेवल लेस देन 20 पिकोग्राम पर ml यह देखना है। सीरम FSH एंड LH मोर देन 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर 2 टाइप्स मैनेजमेंट होता है। एक होता है नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट और एक होता है हार्मोनल। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी जैसे वेट बियरिंग, रिड्यूस हाई कॉफ़ी इनटेक, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल, इसको अवॉइड करना है। और वुमेन को शुड बी एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक 300 ml ऑफ मिल्क, रिड्यूसिंग मेडिकेशंस दैट कॉज बोन लॉस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टाइप की जो मेडिकेशंस है उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट होती है न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट को यूज़ करना है, ऐड करना है ना। सप्लीमेंट्री कैल्शियम, सप्लीमेंट्री कैल्शियम के अंदर वुमेन को डेली 1 to 1.5 ग्राम जो कैल्शियम है उसको यूज़ करना है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के चांसेस रिड्यूस होंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके अंदर योगा, वॉकिंग एंड जॉगिंग का यूज़ करना। नेक्स्ट होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है 1500 टू 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे यूज़ करना है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर जो है उसके चांसेस कम होगा। और साथ में मॉर्निंग टाइम पे एक्सपोजर टू सनलाइट करना है, जिससे कैल्सीफेरोल जो रहेगा विटामिन D3 उसका सिंथेसिस इंक्रीज होगा स्किन के अंदर। सीजेशन ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। नेक्स्ट होता है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट जो होता है ये है ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, और साथ में जो बोन डेंसिटी जो है या फ्रैक्चर की जो प्रिवेंशन है उसको इम्प्रूव करेगा। ये मेनली ओल्डर वुमेन के लिए हेल्पफुल रहता है। इससे क्या होगा, बोन डेंसिटी जो है वह हम इंक्रीज कर सकते हैं। एल्डरोनेट, रेसिप्रोडोनेट, एबेंड्रोनेट इफ़ेक्टिव है ना। और इसको मेनली जो है इम्पटी स्टमक लेते हैं, और उसके बाद हम एटलीस्ट 30 मिनट तक एम्बियम रहना है, फिर उसके बाद हम फूड यूज़ कर सकते हैं ये। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज़ बाय इनहिबिटिंग बोन रिजॉर्प्शन। बोन से जो कैल्शियम निकलता है उसको यह रिड्यूस करता है ना। ये कैल्शियम और विटामिन D3 के साथ लिया जाता है। ये मेनली जो है इसके अंदर सबकुटेनियस इंजेक्शन जो रहेंगे 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट पर डेली, ठीक है। लेकिन इसको एस्ट्रोजन थेरेपी के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये जो है टिश्यू स्पेसिफिक एक्शन देते हैं, ठीक है। रेलॉक्सीफेन जो है ये यूज़ होगा, इसकी वजह से इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, और साथ में रिड्यूस सीरम लो डेंसिटी लिपिड और रेस हाई डेंसिटी लिपिड। ये मेन इसका इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। फिर बात करते हैं क्लोनिडीन। क्लोनिडीन जो है ये हॉट फ्लैशेस को रिड्यूस करेगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ये मेनली जो होता है अल्फा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। और ये जो होगा ये इससे साइड इफ़ेक्ट हाइपोटेंशन होते हैं, ड्राई माउथ होता है एंड कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट होता है पैरोक्सिटीन। पैरोक्सिटीन भी हॉट फ्लैश को रिड्यूस करता है। ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। नेक्स्ट होता है गाबा पेंटीन, जो एनालॉग होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड का। इट इज़ इफ़ेक्टिव टू कंट्रोल हॉट फ्लैश। फिर नेक्स्ट होता है फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन जो है ये भी वैसोमोटर सिम्टम्स, ऑस्टियोमोरोसिस और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को कम करेगा। सोया प्रोटीन वैसोमोटर सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। विटामिन ई ऑल्सो रिड्यूस हॉट फ्लैशेस। नेक्स्ट होता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी जो है फर्स्ट इसका इंडिकेशंस जो है रिलीफ ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम। जो मेनोपॉजल सिम्टम्स जो आ रहे हैं उससे रिलीफ रहेगा। रिलीफ ऑफ वैसोमोटर सिम्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मेनोपॉजल ईयर्स। हार्मोनल थेरेपी के अंदर क्या होता है कि जो वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH है ना, या थायराइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इन सब हार्मोन का यूज़ करके
जो वुमन को फीचर्स डेवलप होते हैं मेनोपॉजल, उनसे रिलीव करना। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मेनोपॉज के सिम्टम रिलीव होते हैं। सेकंड के अंदर वैसोमोटर सिम्टम्स है ना, वैसोमोटर लाइक हॉट फ्लैशेस, ये वाले फीचर्स रिलीव होंगे। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अंदर क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस जो रहते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बोन का फ्रैक्चर जो रहेगा या स्मूथनेस जो बोन में डेवलप होती है जिससे प्रोन टू फ्रैक्चर रहेगा, ऐसे फीचर्स इसके अंदर से प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वुमेन की जो लाइफ है क्वालिटी वह इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फर्स्ट जो है अगर वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर है तब, सेकेंड अनडायग्नोस्ड जेनाइटल ट्रैक्ट ब्लीडिंग है, नेक्स्ट एस्ट्रोजन डिपेंडिंग नियोप्लाज्म है या डीवीटी है, या एक्टिव लीवर डिजीज़ है, जॉन्डिस है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, या प्रायर एंडोमेट्रियोसिस है। इन सब के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है वह ओवर ग्रोथ करके या एक्यूमुलेट कहीं पे कुछ स्पेस करके या उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता ड्रग का, इसकी वजह से इनमें कॉन्ट्राइंडिकेट की जाती है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ हार्मोनल थेरेपी। फर्स्ट एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वह इंक्रीज होती है और साथ में कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट टिश्यू का ओवर ग्रोथ हो जाता है। नेक्स्ट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़, वीनस सिस्टम जो रहेगा वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड और वह आगे जाके मूवमेंट करके ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है। फिर CHD हार्ट डिजीज़ डेवलप होगी, लिपिड मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होगा और डेमेंशिया भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉनिटर प्रायर एंड ड्यूरिंग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या रहता है, फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग पेल्विक एग्जामिनेशन, हमें कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करना है वुमेन का और PV एग्जामिनेशन भी कंप्लीट करना है, पेल्विक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग करना है, उसके बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड मेमोग्राफी करना है। यह इसलिए करते हैं ताकि ब्रेस्ट कैंसर है उसको फाइंड अप कर सकते हैं। फिर सर्वाइकल साइटोलॉजी, सर्विक्स की जो साइटोलॉजी है उससे चेक करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर या जो एट्रोफिक चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज है उसको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी टू मेजर एंडोमेट्रियल थिकनेस, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ करना है एंडोमेट्रियल की थिकनेस को फाइंड अप करने के लिए। चेक करनी है एनी इरेगुलर ब्लीडिंग, आइडियल सीरम लेवल चेक करना है जो मेनली 100 पिकोग्राम पर ml रहेगा ड्यूरिंग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब इसके लिए क्या रेजिमिन यूज़ करना है, फर्स्ट जो है ऑरल एस्ट्रोजन रेजिमिन लेना है। इसके लिए कंजुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन 0.3 और 0.625 mg गिवन डेली फॉर वुमेन हु हैव हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट एस्ट्रोजन एंड साइक्लिक प्रोजेस्टेरोन, इसके अंदर मेनली जो इंटैक्ट यूट्रस है उसको देंगे। इसके अंदर कंटिन्यूसली 25 डेज एस्ट्रोजन देना है और जो उसके बाद प्रोजेस्टिन फॉर लास्ट 12 to 14 डेज देना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। नेक्स्ट ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन 3.2 ग्राम mg and deliver 50 μg in 24 hours. It should be applied below the waistline and changed twice a week. इसके अंदर क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन है उसका पैचेस ट्रांसडर्मल इम्प्लांट करना है जो मेनली 3.2 mg का होता है और 50 μg जो एस्ट्रोजन है उसको स्प्रेड करता है ना। फिर नेक्स्ट सबडर्मल इम्प्लांट, सबडर्मल इम्प्लांट जो है
इसके अंदर मेनली 17B एस्ट्रेडियोल इम्प्लांट या 25 mg या 50 mg या 100 mg का अवेलेबल रहता है। ये मेनली 6 मंथ तक यूज़ होता है, ठीक है। और ये भी जो हिस्टेक्टोमी वाले वुमेन जो रहेगी उसके अंदर भी सही है। फिर नेक्स्ट होता है परकुटेनियस एस्ट्रोजन जेल। इसके अंदर क्या होता है, 1 ग्राम एप्लीकेटर ऑफ जेल जो होगा उसको यूज़ करते हैं, और 1 ग्राम के अंदर 1 mg ऑफ एस्ट्रेडियोल डेली डिलीवर होगा, ऑन टू स्किन रहेगा। ये मेनली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और थाई पे यूज़ होगा। इसके अंदर एस्ट्रेडियोल जो है 90 to 120 पिकोग्राम पर ml मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट होता है वजाइनल क्रीम। वजाइनल क्रीम जो है इसके अंदर कंजुगेट वजाइनल एस्ट्रोजन क्रीम 1.25 mg डेली इज़ वेरी इफ़ेक्टिवली रहेगा। ये नॉर्मल जो एट्रोफिक वजाइनाइटिस के जो चेंजेस हैं उससे प्रिवेंट करते हैं, और इसकी वजह से यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी या रिकरेंट इन्फेक्शन के जो चांसेस है वह रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट होता है प्रोजेस्टिन्स। प्रोजेस्टिन्स जो है अगर किसी वुमेन की हिस्ट्री जो रहती है ब्रेस्ट कैंसर की या एंड्रोमेट्रियल कार्सिनोमा की, तो उसके लिए यूज़ रहेगी। यह हॉट फ्लैशेस को और ऑस्टियोपेरेसिस को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर 2.5 to 5 mg पर डे मेनली यूज़ होती है। नेक्स्ट होता है लियोन ऑर्जेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन सिस्टम। इसके अंदर जो है मेनली 10 mg ऑफ लियोन ऑर्जेस्ट्रल पर 24 आवर्स रिलीज़ करती है ये, और इट प्रोटेक्ट द एंडोमेट्रियम फ्रॉम हाइपरप्लेसिया एंड कैंसर। नेक्स्ट टिबोलेन। टिबोलेन जो है एक स्टीरॉयड होता है। इसके अंदर वीक एस्ट्रोजेनिक, प्रोजेस्टोजेनिक एंड एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रहेगी। नेक्स्ट है स्टॉपिंग हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी कब स्टॉप करना है, इसके लिए फर्स्ट अब्रप्ट विथड्रॉवल ऑफ एक्सोजिनस एस्ट्रोजन एट एनी एज may result in 55% the return of hot flash and other menopausal symptom। जब भी हम HRT थेरेपी को प्रिवेंट करते हैं, रुकते हैं या विड्रॉ करते हैं, तब क्या होता है 55% वुमेन के अंदर वापस चांसेस डेवलप होते हैं हॉट फ्लैश का या अदर मेनोपॉजल सिम्टम्स का। फिर उसके बाद व्हेन टेपरिंग, वन सजेस्टेड अप्रोच इज टू डिक्रीज द एस्ट्रोजन बाय 1 pill पर वीक until the taper is completed. The progestin is tapered on the same schedule। जब हम स्टॉप करते हैं तब हमें ध्यान रखना है कि सडन स्टॉप नहीं करना है। इसके लिए एस्ट्रोजन जो है 1 pill पर वीक हमें यूज़ करनी है। इसके लिए फर्स्ट क्या होता है 6 pills पर वीक यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद 5 pills पर वीक यूज़ करना है। समझ में आया? मतलब पहले एक पूरे वीक कंटिन्यू एस्ट्रोजन पिल्स लेनी है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके अंदर 1 करके स्टॉप करना है। ऐसे ही अगर प्रोजेस्टिन यूज़ हो रहा है तो उसको भी सेम इसी तरह से यूज़ करना है। ओके, थैंक यू।